ये क्या है? लिख दे बेटा। चलो घुमोच्चिस नाकि? बॉडी फ्लूइड शुरू हुआ था। अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड का कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहा था बेटा? डब्ल्यूबीसी स्टार्ट हुआ था मतलब। ओके 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 ओके। किरे, तू एब्सेंट क्यों थी? यू आर नॉट वेल? तो हॉस्पिटल का बेड नंबर लाई है तो? আর কি হবে? আরো চিপস খা। ওই যে কেয়াটা চিপস কিনে এনেছে, এই চিপস আর কুরকুরে ওই খা। स्टमक इश्यू तो অনেক বেশি হবে। आप लोगों का कोई काम वाम है नहीं, वो चिप्स खाते हो। हाँ, वो बेसिक ग्रेन्यूल्स, एसिडिक ग्रेन्यूल्स, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में न्यूट्रल ग्रेन्यूल बोल दिया था आप लोगों ने। बोथ एसिडिक एंड बेसिक ग्रेन्यूल्स। एक सेकंड। हाँ, ब्लड ग्रुप तो हो गया मेरा। ब्लड ग्रुप तो मैंने करा दिया था। किया नहीं था आप लोगों ने? किया था। चलो ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का जो डिस्कशन था, तो डब्ल्यूबीसी का डिस्कशन हम लोगों ने करा था। कितना देर तक दूर तक करा था बेटा? न्यूट्रोफिल करा था, एमएचसी वाला पार्ट करा था, मोनो कोगुलेशन से स्टार्ट होगा ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितना तक हुआ था वो देखना है मुझे। वो जस्ट शुरू हुआ था। हाँ, कुछ चीजें कराना भी है।
नेक्स्ट एग्जाम क्या है आपका सिलेबस का? आपका सिलेबस क्या है नेक्स्ट? कब एग्जाम कब है? ठीक। तो ये जो WBC है उसमें मोनोसाइट्स, हाँ, तो वो परसेंटेज तो एनसीईआरटी से आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला था कि WBC का क्या है। ठीक है, तू बहुत दिन नहीं आया, क्यों नहीं आया? गया था घर? ओके। सो जो परसेंटेज था वो मैंने पढ़ने के लिए कहा था आपको। ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स का जो परसेंटेज है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, वो परसेंटेज एकदम याद रखना है बेटा। और वो मैच द कलम में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताया, मतलब ये था कि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। अब देखो मोनोसाइट्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, मोनोसाइट्स जब मैक्रोफेज बनता है, मोनोसाइट से ही मैक्रोफाजेस बनता है। तो मोनोसाइट्स कब मैक्रोफाज बनेगा? जब वो एंटीजन से एनकाउंटर करेगा। जब मोनोसाइट्स एनकाउंटर एन एंटीजन, then they convert themselves into macrophage. These macrophages are the giant killer cells. These macrophages are called the giant killer cells. So these giant killer cells are called macrophages. Am I clear? So monocytes will convert themselves into giant killer cells which are called macrophages. हो गया? अब ये मैक्रोफाज का काम क्या है? मोनोसाइट का भी काम है फेगोसाइटोसिस, मोनोसाइट्स का भी काम है फेगोसाइटोसिस, मैक्रोफाज का भी काम है फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो मैक्रोफाज का भी काम है फेगोसाइटोसिस, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हमेशा वो फेगोसाइटोस कर पाएगा कोई भी एंटीजन को। सो मैक्रोफाज करता क्या है? देखो, मैक्रोफाज और मोनोसाइट में एक सिमिलरिटी है। ये अगर मोनोसाइट है, इसका न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड, और ये अगर मैक्रोफाज है, इसका भी न्यूक्लियस है किडनी शेप्ड, है ना? तो इन दोनों का न्यूक्लियस का शेप इज सेम, both are kidney shaped, so they have kidney shaped nucleus, they have kidney shaped nucleus। और किडनी शेप न्यूक्लियस, किडनी शेप्ड, इसको हम लोग कहते हैं रेनिफॉर्म, रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। सो किडनी शेप न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेनिफॉर्म न्यूक्लियस। एम आई क्लियर? हो गया। और एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं, पहले मोनोसाइट मैक्रोफाज में कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। मैक्रोफाज ट्राइज टू फेगोसाइटोस, अगर सक्सेसफुल हुआ तो बहुत अच्छी बात है। इफ फेल्स, अगर वो फेगोसाइटोसिस करने में फेल करता है, देन मैक्रोफाजेस का काम है टू होल्ड द एंटीजन ऑन देयर सरफेस। एंटीजन को वो छोड़ता नहीं है, एंटीजन को होल्ड करता है अपने सरफेस पे। सो मैक्रोफाजेस, इफ फेल्स, देन इट होल्ड्स the antigen on its surface, it holds the antigen on its surface। तो अपने सरफेस पे एंटीजन को होल्ड करता है with the help of some special proteins called MHC, जिसका डिस्कशन आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करते हो। सो with the help of special proteins called MHC, इसका फुल नेम है मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। सो ये क्या कर, ये की भेंगे छे? हाँ, कब टूटा? तो मेजर हिस्टो कम्पैटिबिलिटी এটা ভেঙে গেছে রে, কবে ঠিক করতে হবে তো? ঠিক। सो इट इज मेजर हिस्टो कम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? दिस MHCs आर प्रोटीन्स। तो ये सरफेस में ऐसे करके, ये MHC है, तो ये MHC इसके सरफेस पे रहता है, दिस इज MHC, एंड इट इज होल्डिंग द एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। तो एंटीजन है ये, मान के चलिए। So this is the antigen and this one is the MHC, this one is the MHC, समझे ना? So MHC के द्वारा ये एंटीजन को अपने सरफेस पे होल्ड करता है और टी लिम्फोसाइट को बुलाता है कि इसको मार के जाओ। फिर टी लिम्फोसाइट अगर नहीं कर पाया तो बी लिम्फोसाइट को बुलाएगा कि इसके मार के जाओ। बी लिम्फोसाइट अगर नहीं कर पाया, मल्टीपल माइक्रोफेज, एंटीजन भी तो मल्टीपल है,
एंटीजन भी तो एक मॉलिक्यूल नहीं है बेटा, नहीं तो हर एक एंटीजन के लिए हर एक मैक्रोफेज बनता है, क्योंकि एंटीजन तो एक स्ट्रेन नहीं होता, एंटीजन का भी तो कई सारे होते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एंटीजन बन जाता है, मतलब वो प्रोटीन बनता है। एक प्रोटीन होगा तो बॉडी में उसका वैल्यू ही नहीं है, ऐसे ही उड़ जाएगा वो, है ना। तो क्या है कि अब मैक्रोफेज अगर नहीं कर पाया तो वो उसको होल्ड किया अपने सरफेस पे, एंड देन इट कॉल्स अपॉन व्हाट, टी लिम्फोसाइट को बुलाएगा, टी लिम्फोसाइट आएगा उसको मारने के लिए, टी लिम्फोसाइट सपोज फेल किया तो वो बी लिम्फोसाइट को बुलाएगा, बी लिम्फोसाइट आएगा, बी लिम्फोसाइट नहीं कर पाएगा तो बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करवाएगा, और उसी प्लाज्मा सेल से प्लाज्मा प्रोटीन बनेगा, प्लाज्मा प्रोटीन से ग्लोब्यूलिन बनेगा, और गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडी बनेगा अगेंस्ट दैट एंटीजन। तो यही सीक्वेंस है नॉर्मल इम्यून रिएक्शन का। तो दिस इज इट। तो मैक्रोफेज में मुझे इतना ही कहना था, समझ में आया। अब देखिए इसके बाद जो डिस्कशन, और एक चीज यूनिकनेस देखिए, डब्ल्यूबीसी में जो भी है इसको हम लोग कॉर्पसेल्स कहते हैं। तो कॉर्पसेल्स क्यों कहते हैं, द रीजन, ऑल्दो एनसीईआरटी व्हाइट ब्लड सेल्स लिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज कॉर्पसेल। व्हाई इट इज कॉर्पसेल? बिकॉज इसका ये डज नॉट ओबे द बेसिक नेचर ऑफ अ सेल। व्हाई डज नॉट इट ओबे द बेसिक नेचर ऑफ सेल? नंबर वन, इट डज नॉट डिवाइड। आरबीसी भी डिवाइड नहीं करता, आरबीसी नष्ट हो जाता है, नया आरबीसी बनता है फ्रॉम द रेड बोन मैरो, राइट। डब्ल्यूबीसी के लिए भी वही, वो तो है ही, उसके साथ वो डिवाइड भी नहीं करता, वो डेड हो जाता है, फिर उसके बाद नया आरबीसी बनता है फ्रॉम द रेड बोन मैरो। और डब्ल्यूबीसी में भी वही, थ्रोम्बोसाइट्स में भी वही, इसीलिए सबको कॉर्पसेल्स कहते हैं। एक रीजन तो ये भी है। सेकेंड रीजन डब्ल्यूबीसी का ये है कि डब्ल्यूबीसी का शेप ऑफ न्यूक्लियस इज वेरिंग। देखो किडनी शेप न्यूक्लियस, मल्टीपल लोब न्यूक्लियस इन केस ऑफ न्यूट्रोफिल, मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है न्यूट्रोफिल में। तो दीज आर द रीजंस फॉर विच इट इज नॉट ओबेइंग द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो इसीलिए इसको कॉर्पसेल्स कहते हैं हम लोग। वेरी मच इन द सेम वे अपना डिस्कशन आएगा थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। सो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट डिस्कशन है थ्रोम्बोसाइट्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड द प्लेटलेट्स। तो इसका डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इसका फोटो लेके आपको ये बोलूंगा क्योंकि इसी में हम लोग टोटल प्लेटलेट्स को निपटाएंगे इंक्लूडिंग ब्लड कोआगुलेशन। तो आप इसको पहले ये कर लीजिए, इसका फोटो केवल ले लीजिए, केवल इसका फोटो ले लीजिए बेटा। केवल इसका फोटो, छोटा सा इसका फोटो ले लीजिए, उसके बाद हम लोग करेंगे। इरेज करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, और द प्लेटलेट्स। अब देखिए थ्रोम्बोसाइट्स, सबसे पहली बात तो यह है सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो, सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द रेड बोन मैरो। और रेड बोन मैरो से जो सिंथेसिस होगा इसका, यही रेड बोन मैरो से जो सिंथेसिस हो रहा है, ये रेड बोन मैरो से सबसे पहले क्या बनेगा, प्रिकर्सर सेल। एनसीईआरटी में ये प्रिकर्सर सेल के बारे में लिखा है, दीज प्रिकर्सर सेल्स आर कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो मेगा कैरियोसाइट्स बनता है ना। तो मेगा कैरियोसाइट्स ध्यान से देखिएगा, नाम है मेगा कैरियोसाइट। मेगा माने लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल, दैट मींस इट इज अ सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस, है। तो मेगा माने लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल्स, दैट मींस इट इज अ सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस। लेकिन सोचिए एनसीईआरटी में ही लिखा है कि ये मेगा कैरियोसाइट बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रेगमेंटेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रेगमेंटेशन फॉर्म्स मैच्योर्ड थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये थ्रोम्बोसाइट्स जो मैच्योर्ड थ्रोम्बोसाइट्स बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ड्यू टू that is by cell fragmentation of megakaryocytes. And during this cell fragmentation, what happens? The nucleus disappear. The nucleus disappear. समझे? मतलब इन कंडीशन में ई न्यूक्लिएशन होता है। ई न्यूक्लिएशन, ई न्यूक्लिएशन समझते हो? ई न्यूक्लिएशन मतलब न्यूक्लियस जो कि पहले था अब नहीं है, तभी जाके वो ई न्यूक्लिएशन है। न्यूक्लियस अगर एकदम पहले से ही नहीं है तो ए न्यूक्लिएशन, ए। उसके बदले में ई होगा कब? जब वो न्यूक्लियस पहले था लेकिन अब नहीं है।
तो यही हो रहा है, देखो मेगा कैरियोसाइट्स सेल्फ फ्रेगमेंटेशन करके इन्यूक्लिएशन हुआ और थ्रोम्बोसाइट्स बना। और ध्यान दीजिएगा ये थ्रोम्बोसाइट्स में है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्रोम्बोसाइट्स, लेट्स कंसीडर दिस अ थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स में देयर आर न्यूमरस vesicles. What are these? These are vesicles, vesicles. These are numerous vesicles, and these vesicles contain very important substances which contribute to blood coagulation. বুঝতে পেরেছো? So these vesicles contain numerous substances which contribute to blood coagulation. ठीक? तो these are the vesicles containing क्या क्या? सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, थ्रोम्बोक्सिन A2, एडीपी। एडीपी मतलब एडीपी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो एडीपी इसके अंदर रहता है। कैल्शियम आयंस, कोआगुलेशन फैक्टर्स, तो सब रहता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें। अच्छा हाँ, और एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रहता है विच इज कॉल्ड पीडीजीएफ। इसके बारे में एनसीईआरटी का एक जिक्र है एक जगह पे, जिसको कहते हैं पीडीजीएफ। फुल नेम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसका फुल नेम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इट इज ए हार्मोन released by non-endocrine cell. प्लेटलेट तो नॉन एंडोक्राइन सेल है, वो तो एंडोक्राइन सेल नहीं है, है ना? नॉन एंडोक्राइन सेल है। प्लेटलेट कहां से एंडोक्राइन टिश्यू हो गया? नहीं हुआ ना। तो प्लेटलेट्स रिलीज कर रहा है एक हार्मोन। ये लाइन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी 339 खोलिएगा, नया किताब में तो पता नहीं, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में बेटा हार्मोन वाला चैप्टर में लास्ट पेज, लास्ट से एक दो पेज पहले मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वाला पेज निकालिए। 339 আছে তোর কি পুরনো বই একদম? আগে बताइए, आगे 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 थोड़ा आगे আগে बताए মেকানিজম অফ হারমোন অ্যাকশন। দেখ ওই যে ঠিক আছে ওটা উল্টাও হ্যাঁ, উপরে দেখ মেকানিজম অফ হারমোন অ্যাকশন আছে, তার উপরে সেন্টেন্সটা দেখ। Several other non-endocrine tissues release hormones called growth factor. ये लाइन मिला आपको? Several other non-endocrine tissues release hormones called growth factor. उसी में मार्क करके लिख दीजिए, उसका एग्जाम्पल है पीडीजीएफ। ग्रोथ फैक्टर है ना, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इट इज अ हार्मोन। है ना? Several other non-endocrine tissues release hormones called growth factor, और उस growth factor का नाम है PDGF। एक एग्जांपल है, that is a hormone which is released by non-endocrine tissue, because this is a non-endocrine tissue। प्लेटलेट कहां से endocrine tissue हो गया? ठीक, so ये बन गया। तो these are the vesicles containing all these substances. Now these all contribute to blood coagulation. All these contribute to blood coagulation. A platelet is also a ब्लड कॉर्पसल। देखो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और सेल फ्रेगमेंटेशन से बना है। सेल फ्रेगमेंट बड़ा साइज का सेल जो स्प्लिट हो गया और फ्रेगमेंट्स बना। एक एक फ्रेगमेंट प्लेटलेट जैसा बिहेव कर रहा है, और एक एक फ्रेगमेंट के अंदर वेसिकल्स है। समझ में आया? तो दीज वेसिकल्स कंटेन ऑल दीज सब्सटेंसेस। अब जरा देखिए एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा। सपोज, ध्यान से देखिए एवरीवन, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल। ठीक, did this blood vessel undergoes injury? ये injured blood vessel हुआ, and from here blood comes out, and blood comes out। इसको हम लोग क्या कहते हैं? hemorrhage, HAEMORRHAGE, hemorrhage। am I clear? ये तो हर किसी को पता है। लेकिन सोचिए ब्लड निकल रहा है, ये ब्लड को अगर बॉडी के बाहर गया तो वो जो कोआगुलेशन का प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन। और अगर बॉडी के अंदर वो कोआगुलेशन होना है, बॉडी के अंदर हेमरेज हो रहा है, उसका कोआगुलेशन होना है, दैट इज इंट्रिंसिक कोआगुलेशन। सो कोआगुलेशन का जो पाथवे है वो दो है, एक बाहर का एक्सट्रिंसिक
और एक अंदर होता है तो इंट्रिंसिक। मैं एक दिखा दूंगा तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से होता है। दोनों को अलग अलग करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस का डायमेंशन में वो अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो हैमरेज हो रहा है, मतलब देयर इज एन इंजुरी टू द ब्लड वेसल एंड फ्रॉम विच ब्लड कम्स आउट, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड हैमरेज। और वो हैमरेज होगा, उसके बाद क्या है, द ब्लड हैज टू बी क्लॉटेड, ब्लड का क्लॉट होना जरूरी है। तो देखिए ये ब्लड क्लॉट हो गया, मान के चलिए कि ये ब्लड अंडरगोज क्लॉट, तो इधर क्लॉट हो गया, अच्छी बात है, क्लॉट, तो ये हो गया क्लॉट, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड क्लॉट। अब सोचिए, क्लॉट तो कुछ दिन बाद ऐसे ही गिर जाता है, क्लॉट कुछ दिन बाद ऐसे ही गिर जाता है, तो अगर क्लॉट गिर गया फिर से ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं? रिपेयर होता है, रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। तो ब्लड वेसल का जो लेयर टूटा है, उस लेयर को क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। तो वो एंडोथेलियल लेयर का रिपेयर होना जरूरी है, एंड दैट हैपेंस। तो रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम दैट इज डन बाय पीडीजीएफ। ये जो पीडीजीएफ मैंने दिखाया, लिखा है इधर, ये पीडीजीएफ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। तो जब तक ये क्लॉट होगा तब तक क्या हो जाता है, ये क्लॉट के साथ साथ ये रिपेयर हो जाता है। तो ब्लड डज नॉट कम आउट, क्योंकि ये रिपेयर हो गया। ये जो है, दिस इज रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। समझ में आया आपको? ये जो है, दिस इज रिपेयर, दिस इज रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। और ये जब तक क्लॉट चलता रहेगा एक तरफ और रिपेयर चलता रहेगा एक तरफ, समझ में आया? पीडीजीएफ। तो एक तरफ क्लॉटिंग चल रहा है, एक तरफ रिपेयर चल रहा है। जब तक क्लॉट बन गया तब तक रिपेयर भी हो गया, और रिपेयर इज डन बाय प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। क्लियर? तो याद रखिएगा, क्लॉटिंग इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस कॉल्ड कोआगुलेशन। क्लॉटिंग इज ओनली अ पार्ट of the process which is called coagulation। क्योंकि coagulation के अंदर रिपेयर भी है, लेकिन क्लॉटिंग के अंदर केवल क्लॉट फॉर्मेशन है, दोनों अलग चीज है। बताओ, स्कारिंग इज डिफरेंट। स्कारिंग में क्या होता है, जब रिपेयर होगा तो रिपेयर नॉर्मल टिश्यू का नहीं होगा, रिपेयर फाइब्रस टिश्यू का होगा, तब जाके वो स्कार बनता है। तो माने इंजुरी इतना गहरा होता है कि उस गहरा इंजुरी को कवर करने के लिए नॉर्मल टिश्यू नहीं बन सकता, तब जाके फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, तो फाइब्रोसिस होता है। तो इसीलिए उसको स्कार टिश्यू कहते हैं हम लोग। समझ में आया? क्लियर है ना? सो रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम रन्स पैरेलली विथ क्लॉटिंग। सो क्लॉटिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ द एंटायर फेनोमेना व्हिच इज कॉल्ड कोआगुलेशन। ये क्लियर है एवरीवन? अब जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोआगुलेशन का जो स्टेप्स है वो हम लोगों को एक बार देखना है। और एनसीईआरटी बड़ा प्यारा से लिखा है, और आपका मॉड्यूल में भी ये सीक्वेंस बड़ा प्यारा लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम लोग का एक छोटा सा काम रहता है कि एटलीस्ट टू आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर्स। तो नेम्स ऑफ द कोआगुलेशन फैक्टर को हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन को पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो कोआगुलेशन फैक्टर्स होता है 13। तो coagulation factors, so names of the coagulation factor, and the total number of coagulation factors are 13. So coagulation factors, देखो अब ये coagulation factors जो है, इसमें से कुछ फैक्टर प्लाज्मा में है, मैंने आपको पढ़ाया था, prothrombin and fibrinogen, these are the two coagulation factors which are present in plasma. बाकी coagulation factors are present in the vesicles। अभी जो लिखा मैंने, coagulation factors except, I should write except prothrombin and fibrinogen which is present in plasma। तो ये जो coagulation factor है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं except prothrombin and fibrinogen which are present in the plasma, है ना? So prothrombin and fibrinogen, these are the two coagulation factors which are present in plasma, and the remaining coagulation factors are present in the
वेसिकल्स ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? अब देखिए कोआगुलेशन फैक्टर्स में फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, बस सिंपल थ्रोम्बोप्लास्टिन, बात एक ही है। नेक्स्ट कैल्शियम आयंस, नेक्स्ट लैबाइल फैक्टर जिसका नाम है, और एक नाम है प्रो एक्सिलरिन। प्रो है तो इसके बाद आएगा एक्सिलरिन, क्योंकि ये प्रो एक्सिलरिन था। नाउ स्टेबल फैक्टर जिसका नाम है प्रो कन्वर्टिन। मैं सब नाम लिखा देता हूं। तो अब आएगा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, हम लोग इसको AHF कहते हैं, AHF-A। ये कितना नंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, इसको कहते हैं PTC, जिसका और एक नाम है, बहुत इजी नाम, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर टाइप बी, which is also called the famous Christmas factor, which is responsible for blood coagulation। आप लोगों को पता है कि फैक्टर 9 is very important for blood coagulation। Christmas factor is factor 9। क्रिसमस फैक्टर सुना है ना नाम? इसका नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इसका और एक नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट PTC। मतलब मैं आपको सब नाम लिखा दूंगा, जो भी याद रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्रिसमस ईव से पहले इसका डिस्कवरी हुआ था इसीलिए। और AHF हो गया। अब जरा देखिए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट हो गया। तो नेक्स्ट देखो स्टेबल स्टुअर्ट पावर फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नेक्स्ट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, इसको हम लोग कहते हैं PTA। इसका और एक नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। नेक्स्ट কটা হলো রে? 9 10 11 12 13 হবে, তাই তো? তো 12 হচ্ছে তোর হেগম্যান ফ্যাক্টর, HAGEMAN, হেগম্যান ফ্যাক্টর। and 13 is lucky Laurent factor, lucky Laurent factor, जिसका और एक नाम है माय डियर स्टूडेंट्स फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। These are the names of the different coagulation factors। इसके बाहर कोई coagulation factor है नहीं। 13 के 13 मैंने आपको लिखा दिया। इसमें से याद रखना है, अगर याद रख सकते हो तो पहला चार्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि ये छठा जो फैक्टर है, कहां गया, सॉरी, ये वाला एक्सिलरिन, छठा फैक्टर जो है, दिस इज कॉल्ड द थियोरेटिकल फैक्टर। ये फैक्टर अपना जो प्रोसेस है उस पर किसी भी जगह पे नहीं आएगा। ये केवल अगर कभी कभी ऐसा भी आता है, वी से दैट देयर आर 12 कोआगुलेशन फैक्टर्स। इसको हम लोग कंसीडर इसीलिए नहीं करते क्योंकि इसका एक्चुअल इसका एप्लीकेशन दिखता नहीं है उस तरह से, बोथ इन इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन प्रोसेस। समझे? दिस इज कॉल्ड द थियोरेटिकल फैक्टर। हाँ, लेकिन ये प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड द थियोरेटिकल फैक्टर। ठीक है, क्लियर? तो दीज आर द 13 डिफरेंट फैक्टर्स। अब देखो, अब इसी फैक्टर को यूज करके द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन स्टार्ट्स। अब एनसीआई मॉड्यूल है किसी के पास? मॉड्यूल दे मुझे। बहुत अच्छी तरह से मॉड्यूल में इसको डिपिक्ट किया गया, बहुत बढ़िया तरह से। इसके साथ कुछ ऐड हम करेंगे, करके कोई भी एक पाथवे मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इंट्रिंसिक थोड़ा लंबा है तो नहीं करवाऊंगा, एक्सट्रिंसिक ही कराएंगे, समझे ना? उसमें थोड़ा छोटा है।
लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बड़ा प्यारा प्रोसेस एनसीईआरटी ने इसमें मॉड्यूल में लिखा है, एंड दिस द एग्जैक्ट डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। दिस इज द एग्जैक्ट डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का लैंग्वेज को ही स्कीमेटाइज किया, समझे ना। अब देख, सबसे पहले ब्लड एग्जिबिट्स कोआगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी और ट्रॉमा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दिस केस प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए कोआगुलेशन होता है। तो देखिए इंजुरी और ट्रॉमा क्या करेगा, स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स इन ब्लड एंड टिश्यू। तो टिश्यू जो इंज्योर्ड हुआ एंड द प्लेटलेट्स इन ब्लड, ये दोनों को स्टिमुलेट करा, क्योंकि टिश्यू ऑलरेडी इंज्योर्ड हो गया मतलब स्टिमुलेटेड है, और प्लेटलेट्स इन ब्लड गॉट स्टिमुलेटेड। अब ये रिलीज सर्टेन फैक्टर्स, एंड सर्टेन फैक्टर में लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, इनिशिएट सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको हम लोग कैस्केड प्रोसेस कहते हैं, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। तो वो पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। ये जो पार्ट है, पेंसिल दे, ये जो पार्ट है, दाग दो वो, हाँ पेंसिल नहीं, हाँ এই যে পয়েন্টটা দেখছো, ये पॉइंट को मैं एक्सपेंड करूंगा। ये जो पॉइंट है इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। अब उसी से देखो थ्रोम्बोकाइनेज बोल के एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, फिर फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और फिब्रिन को क्लॉट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और वही लिखा है एनसीईआरटी में। ये जो स्कीमेटिक चार्ट आप देख रहे हो, एग्जैक्टली यही लैंग्वेज में एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। लेकिन केवल ये जो पार्ट मैंने बॉक्स किया, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो लेट्स गो फॉर एक्सट्रिंसिक कोआगुलेशन पाथवे, बिकॉज इंट्रिंसिक इज अ बिट लॉन्गर पाथवे। एक्सट्रिंसिक छोटा है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कोआगुलेशन, ठीक। अब स्टेप्स ऑफ कोआगुलेशन में सबसे पहली बात तो यह है, इंजुरी और ट्रॉमा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टिमुलेट द प्लेटलेट, स्टिमुलेट द टिश्यू, स्टिमुलेट और एक्टिवेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, क्योंकि जब तक थ्रोम्बोसाइट्स एक्टिवेटेड नहीं होंगे तब तक ना तो कोआगुलेशन फैक्टर्स बाहर आएंगे, और ना तो रिपेयर ऑफ द एंडोथेलियम होगा। दोनों ही जरूरी है। मैंने आपको कहा केवल क्लॉट बन के कोई फायदा नहीं है, क्लॉट के बाद तो आपको यह करना पड़ेगा कि পরের পাতাটা উল্টা, ইসলামপুর পরের পাতাটা উল্টা, ওখানে আসি তো কোন পাতা খুলে আসিস, দিকে দেখ। स्टेप्स ऑफ कोआगुलेशन, तो इंजुरी और ट्रॉमा, इसके बदले में क्या हुआ, नंबर इसके वजह से क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करा, एंड ऑन द अदर हैंड एक्टिवेशन ऑफ द टिश्यूज, तो टिश्यू जो इंज्योर्ड हुआ तो उसको एक्टिवेट करा, तो एक्टिवेशन ऑफ द इंज्योर्ड टिश्यू। डन। एंड दिस एक्टिवेशन ऑफ द इंज्योर्ड टिश्यू विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो देखो ये रिलीज करा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और एक चीज भी रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज। अब देखो इसीलिए मैंने जब इसको लिखा था, मैंने लिखा था टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जनरली लोग लिखते नहीं है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, लोग केवल थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखते हैं, लेकिन मैंने लिखा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में आया? इसी से आपको समझ में आ गया कि बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज बाय द टिश्यूज, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। समझ में? अब देख, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हैज बीन रिलीज्ड। अब देख थ्रोम्बोप्लास्टिन हैज बीन रिलीज्ड। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिलीज करा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन विल इनिशिएट सर्टेन रिएक्शंस। तो वो रिएक्शन क्या है? इसके साथ साथ और एक चीज रिलीज होता है बेटा, जो लिखा नहीं है इसमें, वो क्या है? लिपिड्स। टिश्यू लिपिड भी रिलीज होगा, जो कि लिखा नहीं है। तो एक तरफ प्रोटीन दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड, एंड अनदर वे दिस इज रिलीज। और थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज के लिए इसका भी कंट्रीब्यूशन जरूरी है। विदाउट दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन कैन नॉट बी रिलीज्ड। तो टिश्यू गेट्स एक्टिवेटेड, then the platelet release thromboplastin. Since thromboplastin is released due to the activation of the injured tissue, so it is called tissue thromboplastin. समझ में आया? কেন বলছে? আছে তো ওটা প্লেটলেটের ভেতরে, ये तो है प्लेटलेट के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। वाई?
because that is released only on the tissue injury. So tissue injury results in the release of thromboplastin from the platelet, and therefore thromboplastin is called tissue thromboplastin. Clear? Done? अब देखिए, अब this will result in a cascade pathway, और वो cascade pathway क्या है? Inactive factor, F for factor, 7 gets activated in presence of thromboplastin and calcium ions into active, AF माने, अच्छा ठीक है, चलो, active factor 7. समझ में आया? Inactive 7 से active 7. 7 कौन सा था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 stable factor. बुझे चीज? ये inactive फॉर्म में था प्लेटलेट के अंदर, अब वो एक्टिवेट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक, अब देख, ये एक्टिव फैक्टर 7, this active factor 7 in presence of calcium ions will convert inactive factor 10 into active factor 10. 10 कौन सा है? ये है क्रिसमस है 9, स्टुअर्ट पावर फैक्टर. तो स्टेबल फैक्टर के बाद सीधा स्टुअर्ट पावर फैक्टर. नेक्स्ट, active factor 10 in presence of calcium ions will convert inactive factor 5 into active factor 5. फैक्टर 5 कौन सा है? लबाइल फैक्टर और प्रोएक्सिलरिन. देखो फैक्टर 6 का कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं. अब एक्टिव फैक्टर 5 प्लस एक्टिव फैक्टर 10 in presence of calcium ions, along with the presence of lipids. समझ में आया? एक्टिव फैक्टर 5 प्लस एक्टिव फैक्टर 10, ये दोनों along with lipids and in presence of calcium ions and in presence of an enzyme complex called thrombokinase. What is it? Enzyme complex. है ना? They will do what? They will convert prothrombin, which is the precursor. कहां है prothrombin? In the plasma. ये कहां है? In the plasma. That will convert prothrombin. Pro माने की precursor. So prothrombin कहां? ब्रैकेट में लिखेंगे present in the plasma into प्रोथ्रोम्बिन से एक्टिवेट करके क्या बनेगा? थ्रोम्बिन. तो ये क्या बनेगा? थ्रोम्बिन. तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना. थ्रोम्बिन क्या करेगा? अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस विल कन्वर्ट अनदर फैक्टर दैट इज फिब्रिनोजेन. जेन माने की प्रिकर्सर. सो दिस इज प्रिकर्सर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. ये भी तो प्लाज्मा में ही है. प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इनटू फिब्रिन. फिब्रिन का मोनोमर जो एनसीईआरटी में नहीं है. फिब्रिन का मोनोमर, एक्टिव फॉर्म इज फिब्रिन. ये मोनोमर को जब पॉलीमर में कन्वर्ट किया जाता है उसी को कहते हैं क्लॉट. व्हाट इज क्लॉट? क्लॉट इज द पॉलीमराइज्ड फॉर्म ऑफ द मोनोमर व्हिच इज कॉल्ड फिब्रिन. बुझते पारछो? सो इसी फिब्रिन का इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एक्टिव फैक्टर 13 फैक्टर का नाम क्या है? देखो, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर. फिब्रिन को स्टेबिलाइज कैसे करेगा? क्या कर रहा है तू? सीधा फिब्रिन को स्टेबिलाइज कैसे करेगा? फिब्रिन को स्टेबिलाइज करेगा जब उसका पॉलीमराइजेशन होगा. मोनोमर इज नॉट अ स्टेबल फॉर्म. उसका पॉलीमराइजेशन होना चाहिए, तब जाके वो स्टेबल होगा. तो फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर दैट इज एक्टिव फैक्टर 13, जिसका फुल नेम है फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर which is also called Lucky Loran factor. साइंटिस्ट का नाम पे है. That will convert into fibrin polymer which is network of fibrin, है ना? That is called clot. बुझते पारछो? ये है एग्जैक्ट सीक्वेंस. ये एक्सट्रिंसिक दिखाया मैंने इंट्रिंसिक नहीं दिखाया. इंट्रिंसिक में जो पार्टिसिपेशन है ये केवल 3 है, इसमें उसमें 6 है छोटा 6. तो इसीलिए मैंने उसको नहीं दिखाया. समझ में आया? 6 नहीं, सॉरी 5 है. तो इसमें 3 है इसलिए छोटा है, तो मैंने इसीलिए दिखाया इसको. इंट्रिंसिक नहीं दिखाया. तो दिस इज बेसिकली
एक्सट्रिंसिक कोagulation, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब जरा देखिए और एक चीज, ये हो गया बेटा, दे दे इसको। हाँ, नो नो, एब्सोल्युटली नो। जनरली आपको कौन सा याद रखना है? पहले चार कंपलसरी, कंपलसरी करना ही है। क्रिसमस फैक्टर कंपलसरी करना ही है। लकी लोरेन फैक्टर कंपलसरी करना ही है। इसके बाद कुछ करो या ना करो, मुझे दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट ये पांच हुआ ना बेटा, ये पांच करना ही है। ठीक है, और अगर और भी करना है तो केवल ये वाला नहीं, लेबाइल फैक्टर, हाँ हाँ, ये वाला और बीटा, ठीक है, और कुछ नहीं, ये चार कंपलसरी। ठीक है, अब एक और चीज बताना है मुझे, जब ये रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम होगा, ये क्लॉट फॉर्मेशन का गेम बता दिया मैंने। अब जब रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे, रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। कल आप लोगों का क्लास, अच्छा कल तो संडे है, आप लोगों का नहीं है। हाँ, तो रिपेयर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम जब ये होता है बेटा, तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इसमें रिपेयर होने के दौरान कौन करेगा रिपेयर? पीडीजीएफ। केवल पीडीजीएफ नहीं करेगा, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस पे मैं बताता हूं बेटा, देखिए, टिश्यू इंजुरी, रिलीज ऑफ, प्लस माने रिलीज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, लिखा था मैंने उधर, थ्रोम्बोक्सिन A2 लिखा था मैंने, देखो वेसिकल के अंदर थ्रोम्बोक्सिन A2, दिस विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन and prostaglandin E2, both are vasoconstrictors, both are vasoconstrictors। सेरोटोनिन तो पढ़ना ही है, PGE2 भूल भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन both are vasoconstrictors। अब क्या होता है इसके बाद? that will result in the release of PDGF, this is responsible for the repair। लेकिन ये रिपेयर जब होगा, उसी दौरान ATP will break into ADP plus PI, and this ADP, सोचो जब ATP ब्रेक कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो किसी भी जगह पे कुछ चीज को अगर मुझे चिपकाना है, सोचिए किसी भी जगह पे कुछ चीज को मुझे चिपकाना है, तो थोड़ा गला के चिपकाना इजी होता है, তাই তো? কোন জায়গাতে ধরো একটা আয়রনের মধ্যে আমি কিছু এডিশনালি কিছু লাগাচ্ছি, তার জন্য সেই জায়গাটা আমি একটু मेल्ट করে दिलम, तब जाके स्टिकीनेस बनता है, यही तो है। सोचिए आप प्लास्टिक में कुछ लगा रहे हो, तब मेल्ट कर दो तो वो स्टिकीनेस आ जाएगा। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ ADP रिजल्ट्स इन स्टिकीनेस ड्यू टू एनर्जी। वो जो हीट रिलीज होता है ना बेटा, दैट रिजल्ट्स इन स्टिकीनेस, एंड दैट स्टिकीनेस रिजल्ट्स इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। तो एक बंच ऑफ प्लेटलेट उधर जम जाता है, ठीक, ये जो प्लेटलेट का वेसिकल्स है ये सब उधर क्लस्टर हो जाता है, और एक तरफ से ये प्रोसेस कंटिन्यूड होगा और एक तरफ से पीडीजीएफ रिपेयर करना चालू करेगा। समझ में आया? नहीं, एनॉक्सिक कंडीशन में ये स्टिकीनेस बनता है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में ये स्टिकीनेस नहीं बनता। एनॉक्सिक कंडीशन में होता है। तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, एटीपी इज ब्रेकिंग। हाँ, একটা জিনিস বলতে পারো, एटीपी हाइड्रोलेस जो है, तो एटीपी हाइड्रोलेस के दौरान सिंस वाटर इज यूज्ड, तो उसी में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये ब्रेकडाउन हो गया। सो एडीपी फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन स्टिकीनेस, रिजल्ट्स इन स्टिकीनेस हो गया, और स्टिकीनेस के वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, platelet plug, bunch of platelet will be accumulated, adhered to it, and then two things happen। एक तरफ via PDGF repair of the endothelium and clot formation,
कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रिंसिक कोआगुलेशन पार्ट है मैंने जो नहीं दिखाया, मैं दिखाऊंगा भी नहीं, देख लीजिए इसको। डन। थैलियम का रप्चर होता है लेकिन वो इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, तो इसीलिए उसमें कोआगुलेशन फैक्टर्स अलग सा इन्वॉल्व होता है। 5 और 10 हमेशा रहेगा। सुनो, लास्ट में जो 5+10 बनाया ना मैंने, 5 और 10 हमेशा रहेगा, लेकिन इसमें 7 है, उसमें 7 का पार्टिसिपेशन नहीं है, उसमें 11, 10, 9 सबका है। ये जो क्रिसमस फैक्टर आप करते हो, दिस इज एक्चुअली फॉर इंट्रिंसिक कोआगुलेशन। इसीलिए मैंने बोला ना, ये पाथवे देखो सीरी जैसा पाथवे है ना, स्टेयर्स जैसा, तो इसको कहते हैं कैस्केड पाथवे। इसी पाथवे को हम लोग कहते हैं कैस्केड। कैस्केड मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, दोनों सेम टाइम, दोनों ही 10 मिनट अप्रोक्सीमेटली लगता है, समझे ना। लिम्फ का कोआगुलेशन बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ब्लड के लिए 10 मिनट्स। देख लीजिए इसको, किसी के मन में कोई भी दुविधा तो बताइए मुझे। दिस इज कंप्लीट, ऑल द डिस्कशंस रिगार्डिंग थ्रोम्बोसाइट्स डन एकदम। सिर्फ इंट्रिंसिक नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ आपको यह भी बता दिया मैंने कि इधर 5 और 10 तो कॉमन है, उसको छोड़ के 11, 9, 8, 6 नहीं आएगा, सॉरी 11, 9, 8 ये 3 आएगा, और 5 एंड 10 तो मैंने बताया ना 5 है उधर, इधर 3 है, उधर 2, 3, सॉरी इधर 3 है और उधर है 3 और 2 5, क्योंकि ये दोनों उधर भी कॉमन है, ये दोनों उधर भी कॉमन है, लेकिन उससे पहले 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, 8 भी आएगा, सॉरी 4 और 2 6 है वो, समझे ना, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। कि पता चिल्ली কেন কি হয়েছে ওখানে রাখছিস, राख बाबा, ठीक है माय डियर, देख लीजिए। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को हमने एक जगह पे भी छोड़ा नहीं, वो मैंने आपको इसीलिए उसी में दिखाया, वो बॉक्स करके दिखाया आपके मॉड्यूल में, कि वो जो लाइन आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो लाइन को ही मैंने इस तरह से एक्सप्लेन किया, यहां से लेके यहां तक जो एक्सप्लेनेशन है वो बॉक्स है, यहां तक क्लियर। देख लीजिए, क्लोज करेंगे इसको। अच्छा, लिम्फ पढ़ा दिया था बेटा, लिम्फ नहीं पढ़ाया, अच्छा ठीक है पढ़ाएंगे। लिम्फ हो जाएगा तो सर्कुलेशन कंप्लीट, मैंने ये कंप्लीट हो जाएगा ब्लड, उसके बाद सर्कुलेशन कल से मैंने मंडे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए 4 दिन लगेगा, 4 डेज। फोटो ले ले बेटा, पहले देख ले, पहले इसको देख ले, है ना। तो हमने 13 के 13 कोआगुलेशन পড়াই নি আমি, আরে পড়েছি তো, তুই ছিলিস না ক্লাসে, অন রেকর্ডিং দেখ। আরে জারি পড়িয়ে দিলাম তো আগের দিন, পড়েছি না আরে আমি তোদেরকে, কি রে মাথা নাড়ছিস কেন, পড়িস নি? হ্যাঁ তুই রেকর্ডিং দেখ, पूरा डिटेल पढ़ा दिया बेटा आरएच। किरे कैटरपिलर बचे, चलो ठीक है, चलो देख लीजिए एक बार, टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे टू लिम्फ। लिम्फ का भी डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, बता देंगे अभी। इरेज करते हैं।
शुरू करें, कैन वी स्टार्ट? चलिए, लिम्फ, ध्यान दीजिएगा, फुल कंसंट्रेशन। लिम्फ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टिश्यू फ्लूइड और प्रेफरेबली अ मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। क्यों मॉडिफाइड, ये भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड जिसको हम लोग कहते हैं ए मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड। किस तरह से इसका मॉडिफिकेशन होता है वो भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि लिम्फ का ओरिजिन क्या है। लिम्फ का ओरिजिन, ये ओरिजिनेट्स इन ब्लड, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लड एंड ऑल्सो टर्मिनेट्स इन ब्लड। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है। लिम्फ का ओरिजिन होता है ब्लड से, और वो जब खत्म होता है, मतलब वो जब टर्मिनेट होता है, वो ब्लड में जाके टर्मिनेट होता है। Am I clear? Originates in blood and terminates in blood. अजी, कलरलेस होता है, वो कलरलेस एक्चुअली ऑलमोस्ट कलरलेस, प्रोकलर्ड होता है, लाइक प्लाज्मा, है ना। तो एनीवे, अब क्या है देखो, ये लिम्फ ओरिजिनेट कहां से होता है। देखिए, শীত করছে রে, ফুফা করছিস, হ্যাঁ बाबा, जैकेट কোথায়? এই जैकेट पे দিচ্ছে तो, নিয়েছিস? जैकेट दे रहा है आप लोगों का विंटर, पता नहीं था, शायद दे रहा है, पूछ लेना एक बार, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। वो जैकेट पहन के रोज आओगे आप लोग, है ना। अगर जरूरत है तो और एक जैकेट दिलवा देंगे, दो दो करके रखना। हाँ, एक कंबल भी लेके आना। हाँ, और 19 में रखेंगे हम टेम्परेचर को, मजा आ जाएगा। एक कैप भी ले लेना, क्या दिक्कत है क्या। और जैकेट में हुडी है, हुडी लगा के ऐसे जादू बन जाओ। अब फिर मेरे क्लास के बाद खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे क्लास के बाद तो हर कोई 25-26 में ही कंफर्टेबल है, केवल मेरा ही प्रॉब्लम है ये तो हमेशा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, पिछले 25 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। चलो ये देखते हैं। किरे इस्लामपुर कবে ফিরলি? অনেক দিন হয়ে গেছে, তারপরে ক্লাসে এসেছিস। দেখ, अब एक चीज, हाँ और एक चीज देखो बेटा, आर्ट कम ही दे एसीটাকে, কোথায় রে? वो नहीं है तुम्हारा जो करते हो? हाँ, कौन करता है? कोई नहीं, इतना अच्छे हो तुम लोग। এই রিমোটটা একটু দেবে বাবা, ক্লাসের পরেই তোমার সাথে বসবো আমি। ट्वेंटी फोर था क्या पहले? उससे भी चिल था 24 तो ठीक। अच्छा हाँ, जो हम कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। आर्टरी उसका जो लुमेन है, वो लुमेन छोटा होता है क्योंकि वो मसल से कवर्ड है, मसल इज मोर थिक, इसलिए प्रेशर इन ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी इज मोर। वेन में वो प्रेशर थोड़ा कम होता है क्योंकि मसल इज थिनर, है तो आर्टरी में भी मसल है जो कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वेन में भी मसल है जो कि ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि आर्टरी में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, वेन में कम कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन मसल तो प्रेजेंट है। लेकिन आर्टरी और वेन के बीच में है कैपिलरी। कैपिलरी में कौन मसल है? क्योंकि कैपिलरी तो सिंगल सेलुलर लेयर, तो उसमें सिंगल लेयर है, पतला है, तो उसमें कहां से मसल आएगा? So there is no muscle present on the walls of capillary, although it is a blood vessel. रहता ही तो, ये तो समझ में आता ही है आप लोगों को। अब सोचिए, कैपिलरी का मसल नहीं है, लेकिन कैपिलरी वॉल्स क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है? अगर मसल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कैपिलरी मसल्स और कैपिलरी लेयर आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, and there are some specialized cells present on the walls of the capillary which helps in this contraction, and these cells are called Rouget cells, ROUGET. These are cells which help in the contraction of the capillary walls, और इसका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है
इन द सिंथेसिस ऑफ लिम्फ। लिम्फ का जो सिंथेसिस है उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है इस सेल्स का, जो कि कैपिलरी वॉल का कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, तो और एक चीज कि कैपिलरी वॉल्स में कुछ पोर्स भी होते हैं माय डियर। देयर आर पोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी। ये सुना है आप लोगों ने कि कैपिलरी वॉल्स में कुछ पोर्स होते हैं। दीज आर ओपनिंग्स, दीज आर पोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी। These pores are called fenestra, F-E-N-E-S-T-R-A-E, क्योंकि प्लूरल है। Fenestra is nothing but pores on the walls of capillary. जिस पोर्स से वो लिम्फ निकलेगा, ओपनिंग रहना चाहिए, नहीं तो निकलेगा कहां से? सोचिए ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से भी तो फिल्ट्रेशन होता है क्या? अगर उस कैपिलरी वॉल में पोर नहीं है तो बामन्स कैप्सूल में कैसे आएगा? बामन्स कैप्सूल में आपको पता है स्लिट पोर्स है, लेकिन ग्लोमेरुलस कैपिलरी में अगर पोर नहीं है तो स्लिट पोर में कैसे आएगा? तो कैपिलरी वॉल्स ऑलवेज हैव सम पोर्स एंड दीस पोर्स आर कॉल्ड फेनेस्ट्रा। ठीक है, देखो ये पता नहीं था आप लोगों को, अब सुन लीजिए। ठीक, अब एक और चीज सोचिए, मैंने बताया कि कैपिलरी वॉल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए देयर आर सम सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, देयर आर सम सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी which facilitate the contraction, and these cells are called the Rouget cells, R-O-U-G-E-T. These cells are called the Rouget cells. So these are cells present on the walls of the capillary to facilitate the contraction of its walls. So it helps in the contraction of the walls of the capillary. Rouget cells कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो एज द कैपिलरी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब क्या है, आपको यह भी पता है कि आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वेन में ब्लड प्रेशर है लेकिन आर्टरी से कम है, लेकिन है, ये तो आपको पता ही है। तो सोचिए जब सडनली वो कैपिलरी में आता है तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा? When they come into the capillary, then what happens to the blood pressure? My dear students, जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड आर्टरी से होके कैपिलरी में पहुंचा, कैपिलरी सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो जैसे ही कैपिलरी सरफेस एरिया को इतना बढ़ा देगा, तुरंत द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द कैपिलरी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड कैपिलरी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10, 0 থেকে 10 मिलीमीटर मरकरी। सो द ब्लड बहुत स्लोली कैपिलरी से पास करता है, सरफेस एरिया बढ़ गया, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस रैपिडली। अमाउंट नहीं, नंबर। नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क फैल जाता है, तो जैसे ही ब्लड फैल जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा तुरंत। क्लोज ट्यूब में है तो प्रेशर ज्यादा है, लेकिन ये तो ट्यूब नहीं है, ये तो फैला हुआ है। सपोज एक ट्यूब से पानी आया और पानी प्रेशर में आया और इधर आके फैल गया, तो क्या है, प्रेशर कम हो जाएगा ना उसका। सेम हैपेंस विद कैपिलरी। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द कैपिलरी इज बिटवीन 0 to 10 मिलीमीटर मरकरी। तो प्रेशर ऑफ ब्लड inside capillaries, which is 0 से लेके 10 मिलीमीटर। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड कैपिलरीज होचे 0 থেকে 10 मिलीमीटर मरकरी। तो ब्लड बहुत धीरे 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 कैपिलरी से पास करता है, और जब कैपिलरी से वो धीरे धीरे पास करता है तो ये जो ब्लड पास कर रहा है, इस ब्लड का एक कैपिलरी वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन के वजह से इसी ब्लड से ब्लड का एक निचोड़, मतलब एक स्क्वीज्ड फॉर्म, जिसमें आरबीसी नहीं रहेगा, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं रहेगा, वो धीरे 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 इस पोर से, फेनेस्ट्रा से बाहर निकल के आता है। कहां निकल के आता है वो बताएंगे। तो ये बाहर निकल के आता है, एंड दिस इज द फ्लूइड दैट कम्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, which is directly an extract of the blood. And ये जो fluid है that is present between the tissues, ये एक टिश्यू, ये एक टिश्यू, ये fluid कहां रहेगा? Between the tissues, so interstitial space में आएगा।
So this space is the interstitial space. So this fluid or tissue fluid is collected in the interstitial space. So this tissue fluid gets collected in the interstitial space, and this fluid ultimately is channelized. This fluid ultimately is channelized through the lymphatic ducts. ये fluid कहाँ आ जाएगा? Lymphatic duct में आ जाएगा, and from there it will be circulated through the lymphatic system. बुझते पेरेछो? So ये this is the lymphatic duct, और ये lymphatic duct बहुत लंबा होता है, वो जाता है डिफरेंट जगह पे, फिर ये चलता रहता है, मान के चलिए चलते चलते ऐसे एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको कहते हैं लिम्फ नोड. तो इसमें इस फ्लूइड में क्या है? कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन में क्या आएगा? विदाउट क्या क्या एब्सेंट है? आरबीसी, प्लाज्मा प्रोटीन्स, these are absent. क्या क्या प्रेजेंट है? लिम्फोसाइट्स, these are present. तो एनसीईआरटी पढ़ो, एक बार शुरू करो, इसका पढ़ना एक बार शुरू कर. लिम्फ, তাহলে এই যে some water along with water soluble substance. তো প্রেজেন্ট কি কি আছে? water soluble substances पढ़ो between the cells of the tissue, so interstitial है ना? बोलो. तो living the larger proteins मतलब plasma proteins and most of the formed elements. चले आरबीसी नहीं रहा, प्लेटलेट नहीं रहा, प्लेटलेट्स माइन्यूट प्लेटलेट्स विल बी प्रेजेंट, माने फिब्रिनोजेन अल्पो प्रेजेंट থাকে. तो एनीवे प्लेटलेट्स अगर नहीं रहता तो लिम्फ का कोआगुलेशन कभी होता नहीं, लेकिन लिम्फ को कोआगुलेट करने में 40 मिनट से এই এসিটা বন্ধ হয়ে গেছে. गड़बड़ हो रहा है, सेंसर का गड़बड़ी हो रहा है. ये होना मतलब सेंसर का गड़बड़ी. देखते हैं কালকে এটা হলো তো সর্বনাশ. এই আশিস স্যার আছে, আশিস স্যারকে ডাকো তো. এসি সেন্সরে মনে হচ্ছে গন্ডগোল হচ্ছে. রিমোটটা আমাকে দাও তো, আগে রিমোটটা দাও. এটা কালকে হলো তো সর্বনাশ. शेडिंग हो गया क्या? আশিস স্যার, এসি সেন্সর নিচ্ছে না কেন? ব্লিঙ্ক করছে. কি টিপলে মোটটা গন্ডগোল হয়ে গেছিল. আসছে না? हो আমার টেনশন হয়ে গেল, কালকে আমাদের ইম্पोर्टेंट. ठीक है, तो हाँ, तो अगर प्लेटलेट्स का कुछ फ्रैगमेंट, मतलब आई मीन टू से फिब्रिनोजेन अगर नहीं रहता तो इसका कोआगुलेशन कभी नहीं होता, लेकिन लिम्फ का कोआगुलेशन होता है. टाइम टेकन इज मच लॉन्गर देन द ब्लड कोआगुलेशन. तो ये जो है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, उसके साथ लिविंग आरबीसी, प्लेटलेट्स. डब्ल्यूबीसी पूरा लिव नहीं होता क्योंकि लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट. तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के साथ लिम्फोसाइट्स. पढ़ो. इंटरस्टिशियल क्या ना, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज द मॉडिफिकेशन. ब्लड को मॉडिफाई करा गया बाय स्क्वीजिंग ऑफ द कैपिलरी वॉल्स. ठीक है, पढ़ो. अच्छा, दिस इज लिम्फ नोड. ये क्या है? दिस इज द लिम्फ नोड. दिस इज द लिम्फ नोड. लिम्फ नोड क्या है? इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स आर स्टोर्ड. lymphocytes are stored. उससे पढ़ ले. अब देखिए ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन, वो बाद में पढ़ना क्योंकि
उस पार्ट को बताना है मुझे। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होता है। तो देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ध्यान दीजिएगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन आता है बेटा, दैट मिक्सेस विथ समथिंग टू बी सर्कुलेट ड्यूरिंग सर्कुलेशन। देखो भालो करे, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, मानते हैं दिस इज इंटेस्टाइन, दिस इज इंटेस्टिनल विलाई, ये तो पता है आप लोगों को, इंटेस्टाइन तो विलाई है, ये विलाई का नाम सुना है ना, विलाई इन द इंटेस्टाइन। अब विलाई के अंदर কি আবার শীত করছে নাকি? তো ঘেমে গেছি, এসিটা বন্ধ হয়ে গেছিল। सडन नहीं, मुझे कल एक्चुअली टैलेंटेक्स एग्जाम है ना बेटा, इसके चलते होगा माने क्या? नहीं नहीं नहीं, रेगुलर क्लास होगा 12 बजे तक। these are the lacteals, इसको क्या कहते हैं हम लोग? लैक्टील, सुना है नाम? लैक्टील्स, these are the lacteals। ये जो लैक्टील्स है, these are called the primary lymphatic vessels। lacteals are the primary lymphatic vessels, लिख देते हैं lacteals present in the villi of intestine are the 1 degree माने primary lymphatic vessels, ठीक? So these are the primary lymphatic vessels of the lacteals, ठीक है? अब देखिए लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लिम्फ, अच्छा अरेक्ट जिनिस, तो इसमें देखिए डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड इज व्हाट? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये तो पता है आपको, लिपिड डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। एंड दिस ग्लिसरॉल फैटी एसिड ये कन्वर्ट करता है, एनसीईआरटी का लाइन बोल रहे हैं, हालांकि वो चैप्टर अभी हट गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। सो ये कन्वर्ट होता है इनटू काइलोमाइक्रॉन्स। These are nothing but protein coated fat globules. So these are called the chylomicrons, which are nothing but the protein coated fat globules. तो ये chylomicrons होने के बाद, let's consider this is the chylomicron, this is the chylomicron, NCERT का लाइन है protein coated fat globule. So this is the chylomicron, ये chylomicron is coated by protein, this chylomicron is coated by protein, so protein coated fat globules, and this is absorbed through the lacteals via or through the lacteals। ठीक है? अब लिम्फेटिक्स फ्रॉम द, अच्छा ये तो इंटेस्टाइन में हो रहा है गेम, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी तो लिम्फ आ रहा है, ये इंटेस्टाइन में हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये इंटेस्टाइन में हो रहा है और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से भी लिम्फ आ रहा है। सो लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज ऑल्सो कमिंग। सो लिम्फेटिक्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो, ये भी जाता है और ये भी इधर से भी जाके एक स्ट्रक्चर में कलेक्टेड होता है, जिसमें क्या कलेक्टेड होता है माय डियर? लिम्फ इज कलेक्टेड, लिम्फ कलेक्टेड, उसके साथ साथ काइलोमाइक्रॉन्स आर आल्सो कलेक्टेड।
है ना, समझ में आया? लिम्फ इज कलेक्टेड, उसके साथ साथ काइलोमाइक्रॉन्स आर आल्सो कलेक्टेड. दिस इज काइलोमाइक्रॉन, इसका भी तो कलेक्शन हुआ है क्योंकि लैक्टिल से आया है. और इसमें फिर लिम्फ भी है. तो देखते हैं क्या क्या है. लिम्फ में लिम्फोसाइट्स भी है. लिम्फ प्लस काइलोमाइक्रॉन्स, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं CHYLE, काइल. काइल क्या है? काइल मतलब डाइजेशन ऑफ द स्टोमक, लेकिन ये है काइल. काइल में क्या है? लिम्फेटिक्स प्लस काइल. एनसीईआरटी में है, ये बता रहे हैं कहां. तो काइलोमाइक्रॉन्स प्लस लिम्फ मिक्सेस टू फॉर्म काइल. सो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मिक्सिंग हो रहा है, जहां पे ये प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एक कंटेनर है जहां पे काइल है. तो कंटेनर इज अ सिस्टर्न, सो सिस्टर्ना काइली. So it is a cistern or a container containing chyle. So cisterna chyle. बुझते पारे? सिस्टर्न माने जे we go to washroom and we flush. तो वो जो फ्लश करते हैं वो क्या है? सिस्टर्न है ना, containing water. तो cisterna chyle. तो structure cistern containing chyle. So it is cisterna chyle. ठीक. अब जरा देख. तो यहां से cisterna chyle में कलेक्टेड होता है from the lower part of the body, और upper part of the body से तो आता ही है lymph. This from the upper part of the body. ये जो है सब जगह से आता है, सब जगह से ये लिम्फ का फ्लो. आके क्या होगा? इट विल बी कलेक्टेड इन द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट. दिस इज कलेक्टेड इन द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी. तो ये सब जाके उधर कलेक्टेड होते हैं बेटा, सब कलेक्टेड होते हैं उधर इनटू द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑफ द बॉडी, और इसके अंदर ये सब कलेक्टेड है. सो दिस इज द लार्जेस्ट lymphatic duct of the body called the left thoracic duct. Left thoracic duct. And from there it is conducted to the left subclavian. clavicle उसके नीचे सब, तो subclavian. तो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. वेन मतलब क्या? ब्लड में देखो चला गया. वेन के अंदर क्या है? ब्लड है, तो ब्लड के अंदर पहुंच गया. ब्लड से शुरू हुआ था, ब्लड में पहुंच गया. लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. फ्रॉम देयर इट गोज इनटू द सुपीरियर वेना कावा. फ्रॉम देयर गोज टू द हार्ट, एंड अल्टीमेटली हार्ट से पंप करके टोटल बॉडी में. समझ में आया? यही है सर्कुलेशन. एनसीईआरटी में यही लिखा है, बाकी पार्ट पर हाँ, इसका कंपोजिशन में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा. लिख देते हैं मिनरल्स सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा. फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, सब. तो लिम्फ का फंक्शन है, लिम्फ का फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स, गैसेस, हार्मोन्स एटसेट्रा. बोलो. Then sit back to the major vein. माने ये देखो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इज अ मेजर वेन. चलो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कहां है? काइलोमाइक्रॉन्स. लिपिड टूट कर बनेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. दीज आर न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एटसेट्रा में न्यूट्रिएंट भी आएगा. एटसेट्रा. हाँ बोलो. लास्ट लाइन में देखो लिख दिया. फैट सर बोलो. फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टिल्स. लैक्टिल के अंदर क्या है? लिम्फ है.
तो फैट इज अब्सॉर्ब टू द लिम्फ बाय द लैक्टिल्स एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड। फैट इज a nutrient, बुझते पारो इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। वो लिखा नहीं, वो लिखा है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में, पेज नंबर 265। समझे ना? डन। बिकॉज इन ऑर्डर टू एब्सॉर्ब यू नीड प्रोटीन। लिम्फ में एब्सॉर्प्शन के लिए एक हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन चाहिए, जिसके लिए वो प्रोटीन चाहिए। क्या? हाँ हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम है और इसी तरह से होता है उसके बारे में भी, उसके अंडर में भी। लिम्फ अगर कहोगे तो वो लिम्फेटिक्स के थ्रू ही ट्रेवल करता है। जब वो मेजर वेन में पहुंच गया तो वो लिम्फ नहीं रहा, वो ब्लड में पहुंच गया। समझ? ब्लड जैसा ना, ब्लड ही हो गया। जब तक वो लिम्फेटिक्स में है तब तक वो लिम्फ है। जैसे ही वो ब्लड वेसल में पहुंच गया, जैसे लिखा है मेजर वेन्स में गया, इट इज नथिंग बट ब्लड। ठीक, बुझे गले? नतून किछु शिखले बस इसका फोटो। तो अच्छा, लिम्फ नोड समझ में आ गया, लिम्फेटिक वेसल समझ में आ गया, और उसके साथ साथ सिस्टर्ना काइली समझ में आ गया। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट थोरासिक डक्ट समझ में आ गया। लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इज द मेजर वेन, एनसीईआरटी में लिखा है मेजर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और सुपीरियर वेना कवा, दिस टू आर द मेजर वेन्स। लिम्फ मर्ज करेगा कहां? लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, सुपीरियर वेना कवा में नहीं, इसमें करेगा। दिस इज द मेजर वेन दैट इट इज टॉकिंग ऑफ। फिर सुपीरियर वेना कवा होके इट गोज इनटू द हार्ट, है तो। और हार्ट के बाद फिर से सर्कुलेशन हो जाएगा टू द एंटायर बॉडी। सो दिस इज द सर्कुलेशन। फोटो ले लीजिए, खत्म। अब वो सर्कुलेशन वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ले लीजिए फोटो, ध्यान से देख लीजिएगा। और वो पैराग्राफ लिम्फ का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है माय डियर। क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या एब्सेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो पैराग्राफ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, ठीक है। और ये फोटो भी मैंने दिखा दिया। अगर किसी को मन है तो आप लोग 265 पेज भी देख सकते हो, उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये जो काइलोमाइक्रॉन वाला प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल को काइलोमाइक्रॉन, ये वाला पार्ट डिस्कशन होता है, ठीक है। डन फॉर टुडे। 3-4 क्लासेस लगेंगे वो सर्कुलेशन को कंप्लीट करने के लिए, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग एक्सट्रीटरी प्रोडक्ट भी शुरू करेंगे। बताइए, इसमें आज का डिस्कशन जो हुआ उसमें कौन सा चीज आप लोगों को समझ में नहीं आया? किसी भी जगह है जो आपको समझ में नहीं आया, जो आपको लगा कि ये पार्ट, विच वन? हाँ, बिकॉज कैपिलरी वॉल्स हैज टू कॉन्ट्रैक्ट। विदाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैपिलरी वॉल्स lymph cannot be produced, and therefore for the contraction what you require is specialized cells which are called Ruget cells. They are present on the walls of capillary. Along with that, capillary has some pores through which lymph will pass. Those pores are called fenestra. So pores are the fenestra and Ruget cells are contracting the capillary walls. So contraction के वजह से the substances are filtered out and remaining जो भी चाहिए वो उसके अंदर पहुंच गया। कोई भी मेजर प्रोटीन, बड़ा प्रोटीन्स नहीं आएगा, है ना, आरबीसी नहीं आएगा, प्लेटलेट्स नहीं आएगा, केवल थोड़ा फिब्रिनोजन निकलेगा। तो एनीवे वो छोड़ दो, आप बोलो कि कोई भी ब्लड सेल्स, मेजर ब्लड सेल्स नहीं आता है, और उनमें से केवल डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट्स आते हैं, केवल वही पहुंचता है, क्योंकि फेनेस्ट्रा से वही सब पास कर सकता है, बाकी चीजों पास नहीं कर सकता। यस, एब्सोल्युटली ड्यू टू द साइज, बुझते পারছো? सो दे पास एंड और मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा, ताई तो वाटर and water soluble substances they pass, ठीक। they supply, they provide gases, transport of gases, transport of nutrients, transport of minerals, है ना, hormones etc. to the tissues, ठीक। কি হচ্ছে বল, কোথায় সমস্যা? হ্যাঁ, বুঝতে পারলাম না, বল থাক কেন? ওই যে তখন ইনক্রিজ করে। তো व्हेन आई एम फिल्टरिंग, दिस कॉन्ट्रैक्शन विल हेल्प इन द फिल्टरिंग। वो मेजर सेल्स को पकड़ के रख रहा है और बाकी वाला पार्ट उधर से निकल रहा है, वो प्रेशर के लिए तो बन रहा है।
कैपिलरी में इन जनरल द ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस और ब्लड धीरे धीरे फ्लो करता है, एंड दैट इज व्हाई कॉन्ट्रैक्शन जब उसका होगा तो वो फिल्ट्रेशन इजियर होता है. No, only in the region where the lymphatics are present. मतलब lymph nodes are present, sorry, lymphatic vessels are present. हर जगह पे कैपिलरी है, हर जगह पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, हर जगह पे लिम्फ नहीं बन रहा है. Only in those region where lymphatics are present, उधर. बुझते पेरेছো? सपोज दो टिश्यू के बीच में लिम्फेटिक सर्कुलेशन का लिम्फ है, उसके ऊपर कैपिलरी है, उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा. जहां पे नहीं है वहां कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? इट इज नॉट दैट कि हर जगह कैपिलरी में ऐसा होगा. तब तो ग्लोमेरुलस में लिम्फ आना चाहिए था बॉमन्स कैप्सूल में, है ना? एनीवे, चलो, थैंक यू. एक बार वो पैराग्राफ भी पढ़ लेना बेटा.